हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज 7 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर 2025 के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 7 अक्टूबर से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में देखेंगे। आज से नोबेल पुरस्कारों के घोषणाएं शुरू हो चुकी है, तो अब से हर दिन आपको नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा होते हुए नजर आएगी। जैसे आज मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, तो किसको दिया गया है हम लोग आज ट्रिक से भी इसको याद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर से। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे 1 मिनट में। तो 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस, जिसकी थीम थी सैल्यूट टू टीचर्स। इसके अलावा नासा ने अभी इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है, और आरबीआई ने अपने गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारत में भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए एक 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी का गठन किया हुआ है। और अभी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है विंग्स ऑफ वेलोर। इस पुस्तक को लिखा है स्वप्निल पांडे ने। और कल हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अभी मानेसर हरियाणा में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है। आंध्र प्रदेश में 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुई, इसका खिताब जीत लिया इंडियन पनीर सेल्वम ने। और भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया। इसके अलावा गुजरात के तट के करीब पर जो चक्रवात आ रहा है शक्ति नाम का, इसको नाम दिया है श्रीलंका ने। नाम कैसे दिए जाते हैं चक्रवातों को, इसको मैंने कल डिटेल से आपको समझाया था। और अभी हिमाचल प्रदेश में 4 साल में हिम तेंदुओं की संख्या में 62% वृद्धि दर्ज की गई है। ये एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। अब हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। इसके अलावा डॉक्टर जी पारेख का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये स्वतंत्रता सेनानी और राजनीति से संबंध थे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर दे दी जाती है रोजाना, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्विज आपको पीडीएफ आपको वैसे टेलीग्राम पर भी दे दी जाती है, तो टेलीग्राम पर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आरताई चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर डेली का डेली वन लाइनर दिया जाता है, आप डेली रिवीजन कर सकते हो वन लाइनर फॉर्म में भी। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व सेरेबल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड सेरेबल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेरेबल पाल्सी क्या होता है? सेरेबल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। देखो, रोग और विकार में अंतर होता है। विकार मतलब कि वो सुधारा नहीं जा सकता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। विकार मतलब कि आप पैदा हुए, आपके अंदर कोई कमी थी, वो कमी हमेशा के लिए रह गई। जैसे आप बिना हाथ के पैदा हुए, या फिर आपका हाथ तिरछा मिर्छा हो गया, या किसी प्रकार का फ्लैट फुट वगैरह बहुत सारे तरीके होते हैं। उस टाइप का विकार लेकर के आप पैदा हुए, वो लंबे समय तक रहा ऐसे, और लगभग जिंदगी भर तक रह जाता है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी की खोज होने की वजह से कई कई बार उसका ऑप्शन तलाश लिया जाता है। लेकिन जो रोग होता है, जो कोई बीमारी होती है, उसकी खास बात ये होती है कि जैसे आपको बीमारी आज हुई, हो सकता है 2-4-10 दिन में वो बीमारी ठीक हो जाए, या हो सकता है 1-2 साल में वो ठीक हो जाए। टीबी हो, कैंसर हो, कैंसर को छोड़ करके बाकी लगभग तो आज के टाइम पर सारी बीमारियां इलाज के बाद ठीक होने की पूरे पूरा उम्मीद रहती है। कैंसर की भी अब दवाइयाँ वैक्सीन वगैरह खोजी जा रही हैं लगातार, इस पर भी काम चल रहा है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में रूस ने भी एक वैक्सीन बनाया और दावा किया कि 100% ये कारगर है कैंसर के इलाज में। तो खैर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विकार और रोग में यही अंतर है कि विकार जो होता है वो आपका परमानेंटली होता है, और रोग जो होता है वो टेम्पररी होता है। तो ये जो सेरेबल पाल्सी डे है, ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल विकार होता है सेरेबल पाल्सी, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये विकार बचपन में होने वाली आम शारीरिक विकलांगताओं में से एक होता है। बचपन में ही कुछ बच्चे आप देखते हो कि वो अगर पड़े रहते हैं, एक जगह पर लेटे रहते हैं, तो लेटे लेटे वो फिर उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, वो विकलांग टाइप के हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों को खिलाना ज़्यादा चाहिए, मिट्टी वगैरह में खेलते रहना चाहिए। खैर, थीम इस बार की है यूनिक एंड यूनाइटेड। यूनिक एंड यूनाइटेड इस बार की थीम है। विश्व भर में बताया जाता है कि लगभग 1.7 करोड़ लोग सेरेब्रल पाल्सी के साथ जीवन जी रहे हैं। आगे अब महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर महीने के। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। सबकी थीम यहाँ पर है। अगला,
सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करता है, रोड वगैरह बिल्ड करता है, सुरंगें भी बनाता है, कई कई बार ब्रिजेस वगैरह भी बनाता है। तो इस संस्था ने अभी हाल में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड बनाया हुआ है। और ये कहाँ पर बनाया हुआ है? इसने इसने बनाया हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में 19,400 फीट ऊंचाई पर इसने रोड बनाया हुआ है और ये बन गई है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड। ऐसी रोड जिस पर आराम से कोई भी बाइक से भी और अपने कार वगैरह से भी ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है। तो खास करके जो लोग व्लॉगिंग टाइप का करते हैं, ट्रेवल व्लॉगर होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो खैर BRO ने इसे बनाया है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए। इससे पहले इसी का रिकॉर्ड था उमलिंग ला दर्रे पर। उमलिंग ला के पास में 19,024 फीट के पिछला रिकॉर्ड था कि इतनी ऊंचाई पर रोड बना था। अब ये 19,400 फीट है, मतलब 350 फीट से ज़्यादा, लगभग 325 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर ये रोड बनी है। ये रोड प्रोजेक्ट हिमांक का हिस्सा है। ये रोड मिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। क्लियर है? ये सब याद रहेगा चीज़ें। वैसे लद्दाख पर मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो भी दी थी, जब सोनम वांगचुक को लेकर के विवाद हुआ था, तो उसमें मैंने आपको लद्दाख के कई टर्म समझाए थे। साथ ही साथ ये भी समझाया था कि अनुसूची 6 क्या है। लद्दाख के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका एक्चुअल रीजन अनुसूची 6 और धारा 371 था। वो दोनों क्या होता है, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देखना। आपको सर्च करना है लद्दाख इशू MZT एजुकेशन, ठीक है ना, यही डालकर सर्च करोगे मिल जाएगा। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो 1960 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में महाजे घर योजना शुरू की? महाजे घर योजना ये शुरू की गई है गोवा में। ये केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू की गई है और ये गोवा में शुरू की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी थे और इन्होंने ये महाजे घर योजना शुरू कराई। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत सरकारी और सामुदायिक भूमि पर जो घर हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, कौन वैध घर है कौन अवैध घर है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से कोई एक जगह पर रह रहा है तो ऐसे निवासी जिनके पास कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो उनको भी मालिकाना हक दे दिया जाएगा अगर वो लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं तो एक प्रकार से ऐसे 11 लाख लोग को भी इसका लाभ मिल पाएगा। तो महाजे घर योजना के तहत लोगों को घर और उसका मालिकाना हक देने की ये योजना है, ठीक है। तो अब इसके लिए और इसके अलावा वहाँ पर अमित शाह जी ने 2452 करोड़ से अधिक की और परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तो ये गोवा की योजना है। अब ये तो योजना परियोजना से संबंधित क्वेश्चन रहा। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं मंथली करंट अफेयर में, आप जानते हो महीने भर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। सबके लिए चैप्टर वाइज टॉपिक बना करके आपको एक ई बुक दिया जाता है हर महीने। और इस बार भी जो लास्ट महीना बीता है सितंबर महीने का, उसकी ई बुक आ चुकी है। आप जानते हो हमारी ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आती है। 350 प्लस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज रहते हैं और इसमें Q&A मोड विद एक्सप्लेनेशन रहता है डिटेल के साथ। और तो और बाकी भी चीज़ें रहती है इसमें जो एक्स्ट्रा रहती है स्टैटिक जीके की। तो ये सब ई बुक में आप प्राप्त कर पाओगे मात्र 20 रेट्स में। तो आपको ये ई बुक MZT ऐप से भी मिल जाएगी या फिर आप जाकर व्हाट्सएप करके भी ई बुक को प्राप्त कर सकते हो। नंबर उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और जरूरी बात, संकल्प बैच 2024 और 2025 कॉम्बो में अगर आप लेना चाहते हो तो सिर्फ आज के लिए मात्र 399 में मिल रहा है। कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है संकल्प बैच ज्वाइन करने का कॉम्बो में, वो इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। एक अगर लेते हो तो वो 299 का है 2025 वाला और 2024 वाला 199 में है। आप जानते हो कि एक साल का ही करंट अफेयर तो पूछा जाता नहीं है, पिछले साल का भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए अगर आप एक साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो कल से ये प्राइजेस जो है लगभग डबल हो जाएंगे आपके। तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली लगने लगेगा। खैर, मूल विधि और संविधान की भी ई बुक आई है, इसको भी आप ले सकते हो। हमारी जो भी प्रोडक्ट है ये सब आप MZT ऐप पर प्राप्त कर पाओगे, वहीं पर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। अब अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं होती हैं। अब 6 क्षेत्र में जो दिए जाते हैं वो अब आने वाले दिनों में रोज मैं कोई ना कोई आपको बताऊंगा कि आज इसकी घोषणाएं की गई, ठीक है। जैसे कल इसकी घोषणा की गई मेडिसिन के क्षेत्र के। तो मेडिसिन के लिए इस बार 3 को दिया गया है नोबेल पुरस्कार।
3 को दिया गया। किसे किसे? मैरी ई ब्रांको को, फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन सकागुची को। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रिक भी दूं और आप भी अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाइएगा। आपकी जो ट्रिक हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर पसंद आए और आप उससे याद करो। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये होना चाहिए कि याद हो जाए, है ना। चाहे मेरी ट्रिक से याद हो, चाहे आपकी ट्रिक से याद हो, या किसी की भी ट्रिक से याद हो, आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में है, तो इसके लिए ये तीनों नाम को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिसिन, मेडिसिन। ये आपकी ट्रिक हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फ्री आपको मिल रहा है, सबसे पहले फ्री मिल रहा है। फ्री से आप फ्रेड रैम्सडेल याद कर सकते हो, फ्रे से फ्रे आपको मिल रहा है, फ्रे फ्री, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये 1 नंबर हो गया आपका, ये भी 1 नंबर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद मेरी में मे आपको मिल रहा है, मे से आप ये मैरी ले सकते हो और ये 2 नंबर कर दो, 2 नंबर कर दो, दूसरा नाम आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सिमोन, सिमोन से सिन, सिन से सिमोन आपको मिल रहा है, थोड़ा सा रिदम बैठाना है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर आप कर लो, तो तीसरा नाम आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए फ्री मेडिसिन, अब मेडिसिन से ये मेडिसिन के क्षेत्र का है तो इससे टर्म आपका बन जा रहा है। और फ्री से आप फ्रेड रैम्सडेल और मेर से मैरी ई ब्रांको, सिन से सिमोन सकागुची, ये आप निकाल सकते हो। बहरहाल आपकी इस पर क्या ट्रिक बनती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये तीनों वो नाम हैं, तीनों की तस्वीरें हैं जिनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब देखो ये तीनों अगर मैं आप देखोगे तो इसमें 2 यूएसए की हैं, यानी कि मैरी जो हैं ये भी यूएसए की हैं और फ्रेड जो हैं ये भी यूएसए के हैं। बाकी ये सिमोन जो हैं ये जापान के हैं, जापान के साइंटिस्ट हैं। क्लियर? अब इन तीनों ने क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इनको नोबेल मिला है? तो इन तीनों में देखिए, इन तीनों वैज्ञानिकों ने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी कि परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोजें की हैं। इन्होंने एक ऐसे विशेष रेगुलेटरी टी सेल्स को की पहचान की है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही टिश्यूज पर हमला करने से रोकती है। तो ये एक रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज किए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए इनको ये दिया जा रहा है। नोबेल की अभी घोषणाएं हो रही हैं। दिया कब जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की जयंती पर। अल्फ्रेड नोबेल आप जानते हो डायनामाइट के आविष्कारक थे, इनकी जयंती पर यह दिया जाना शुरू हुआ था। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं नोबेल पुरस्कार के? तो ये चिकित्सा या फिजियोलॉजी या जिसे कहें मेडिसिन, चिकित्सा, ठीक है ना, चिकित्सा बोले, मेडिसिन बोले, फिजियोलॉजी बोले, एक ही समझना। इसके अलावा फिर ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी क्षेत्र में यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। फिर उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में। पहले शांति लिख लो, इकोनॉमी लास्ट में लिखना क्योंकि इकोनॉमी वाला लास्ट में शुरू किया गया था, 1967-68 में शुरू किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में यह दिया जाता है, ठीक है। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। घोषणा अक्टूबर में, दिया जाता है दिसंबर में, और इस बार देखा जाएगा कि ट्रम्प को मिलता है कि नहीं शांति वाला। खैर, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजन किया गया? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच में अभी कोंकण अभ्यास हुआ है। देखो, यूके की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी दोनों ये करती आई हैं कोंकण एक्सरसाइज। तो इस बार जो है कोंकण एक्सरसाइज 2025 ये शुरू हो चुका है भारत के पश्चिमी तट पर। आप देखो, जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्से में एक तरफ आप देखोगे ये पूर्वी तट है, एक तरफ ये है पश्चिमी तट। तो यही पश्चिमी तट पर, जिसे कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर अभी शुरू हुआ है यूके की रॉयल नेवी के बीच में कोंकण अभ्यास, ठीक है। इंडिया यूके विजन 2035 का ये एक चरण भी माना जा रहा है। 5 अक्टूबर से शुरू होकर के ये 12 अक्टूबर तक चलने वाला है।
अभी आपने देखा था कि पिछले महीने के भी पिछले महीने का हो तो भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये बहुत बड़ा रणनीतिक मूव था क्योंकि कई सालों से इस पर बातचीत चल रही थी और इसको लेकर के यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं कीर स्टारमर, इनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है जो भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करवाने के लिए ये मिला हुआ है। खैर, यूके आप जानते हो यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, इसे उत्तराखंड मत समझ लेना, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की मुद्रा होती है और लंदन राजधानी होती है। और कीर स्टारमर मैंने आपको बताया ही प्रधानमंत्री हैं। देश भर में कितने आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई? तो अभी हाल ही में देश भर में 1000 से ज़्यादा आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई। ये पीएम सेतु योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है। कब शुरू की है? 4 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 60,000 करोड़ की योजना है। पीएम सेतु क्या है? पीएम सेतु का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स स्किल इन्हेंसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। ये आईटीआईज के लिए होगा, आईआईटी नहीं, आईटीआईज, ठीक है। जो देखो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, आप सुनते भी होंगे आईटीआई जो होते हैं आपके भी ज़िले में होते हैं, ज़िले भर में 2-3 भी हो जाते हैं, लेकिन आईआईटी जो है देश भर में लगभग 23 के आसपास में है। खैर, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। और आईटीआई जो होता है ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र का, या कहें कि एक प्रकार से इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र का सबसे लोअर लेवल वाला जो स्कूल है, एजुकेशन है, वो माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोअर लेवल का कभी अपर लेवल का हुआ करता था, आज इसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कारण ये है कि इसके जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट, उनको रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं आती है। जब कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, अब जैसे आपके कोई भाई बहन हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर कोई आईटीआई करके कोई बढ़िया जॉब पा जाएगा तो फिर आप भी इंस्पायर होंगे या आपके आसपास के लोग भी इंस्पायर होंगे कि भाई तुमने क्या किया था जो जॉब पा गए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, क्या किया था आपने। तो वो बताएगा कि हमने भाई आईटीआई किया था, तो वो कहेगा ठीक है हम अपने बच्चे को भी, अपने भाई बहन को भी कराएंगे आईटीआई। तो इससे धीरे धीरे चीज़ें फैलती है और वैल्यू बनी रहती है। लेकिन जब पता चल रहा है आईटीआई करने के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही उससे रिलेटेड, और भी ज़्यादा एजुकेशन लेना पड़ रहा है तब आ रही है, तो फिर उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यही चीज़ हुआ था एक टाइम पर, ऐसे इंजीनियरिंग का बूम आया तो सब इंजीनियरिंग करवाने लगे, डॉक्टर का बूम आया तो सब डॉक्टर बनवाने लगे, है ना। अब सोशल मीडिया का बूम चल रहा है तो सब टिकटॉकर बन रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है समय समय पर। खैर, अभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। निम्न में से किसके द्वारा दे विल सूट यू मैडम नामक किताब लिखी गई? दे विल सूट यू मैडम, ये किताब लिखी गई है अभी हाल ही में हरिंदर बवेजा के द्वारा। हरिंदर बवेजा की ये पुस्तक है दे विल सूट यू मैडम। ये पुस्तक का पूरा नाम दे विल सूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक है, ठीक है। हरिंदर बवेजा ने ये लिखी है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत और दुनिया के कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की की गई अपनी साहसी रिपोर्टिंग का इन्होंने जिक्र किया हुआ है इस बुक में। अब इस बुक के साथ और भी जो पिछली बुक्स आई हैं उनका रिवीजन करेंगे, जैसे विंग्स ऑफ वेलोर स्वप्निल पांडे ने लिखी, लिविंग द विवेकानंद वे निखिल यादव और अनन्या अवस्थी ने लिखी, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखी, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस मनीष मुंद्रा ने लिखी, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन रवि के मिश्रा की पुस्तक, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स रोनसिका चौधरी, द कॉन्सियंस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू और आ ट्रेटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित आर कौशिक की पुस्तक है। क्लियर। अगला, किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के नाम पर एक द्वीप का नाम ही बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया? आपने देखा पिछले दिनों में असम के एक बहुत ही बड़े गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु है कि हत्या है अभी वो जांच का विषय है, सीआईडी को जिम्मेदारी दे दी गई है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। लेकिन हम लोग इस पर देखेंगे कि जो असम के मशहूर गायक थे जुबिन गर्ग, ये सिंगापुर में इनकी डेथ हुई थी। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इनकी डेथ हुई थी और इसलिए सिंगापुर ने इनकी याद में जिस द्वीप पर इनकी डेथ हुई थी उस द्वीप का नाम रख दिया जुबिन गर्ग द्वीप। अब आप समझ सकते हो ये कितने बड़े पर्सनालिटी थे कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय इनकी डेथ हुई थी और सिंगापुर ने उस द्वीप का ही नाम इनके नाम को डेडिकेट कर दिया है। जुबिन गर्ग एक मशहूर असमिया गायक थे
असम की लैंग्वेज को, असम के कल्चर को आगे प्रचार प्रसार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। खैर, इन्होंने 1992 में अपना पहला एल्बम लॉन्च किया था अनामिका नाम से। ये भी याद रखना, पहला एल्बम पूछा जा सकता है। तो जुबिन गर्ग द्वीप सिंगापुर में अब रहेगा। सिंगापुर कहाँ है? तो आप इंडिया के मैप में देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप अगर मलेशिया साइड आओगे तो मलेशिया की जस्ट नीचे आपको एक देश मिलेगा जो है सिंगापुर। छोटा सा देश है, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी होती है, सिंगापुर डॉलर इसका करेंसी होता है। बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन काफ़ी समृद्ध देश है। ठीक है, अगला, नवंबर 2025 में दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए पहला महिला T20 विश्व कप होने जा रहा है। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो पहला महिला T20 विश्व कप दृष्टिबाधितों के लिए होगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच होगा। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहली बार जो दृष्टिबाधितों का क्रिकेट होगा, इसका वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का। ठीक है ना, पुरुषों का तो होता आया है लेकिन महिलाओं का पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, तो ये T20 है, 11 से 23 नवंबर के बीच चलेगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा ले रही होंगी। 21 लीग मैच होंगे, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल खेला जाएगा। तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है जी, अगला, अभी एशिया क्रिकेट कप आपने देखा कि भारत ने जीता है और महिलाओं में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, महिलाओं का ICC वर्ल्ड कप, तो अभी उसका तो रिजल्ट नहीं आया है। हाल ही में कहाँ पर भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। कहाँ पर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ। ये आर्टिकल आप देख पाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंक्लूड्स इन गांधीनगर। तो गांधीनगर गुजरात में 3 अक्टूबर को हुआ, यानी गांधी जयंती के एक दिन बाद। कहाँ पर? महात्मा मंदिर में। ठीक है, गांधीनगर में। इस दौरान स्वामित्व कार्ड भी दिए गए। स्वामित्व कार्ड आप जानते हो, आपकी भूमि का पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यौरा, आपका पूरा मलिकाना उस कार्ड में रहता है, पूरी डिटेल रहती है। ठीक है, जिसके नाम जो ज़मीन होगी उसकी डिटेल्स इसमें रहती है। जैसे आपकी आइडेंटिटी आपके आधार कार्ड में है, ऐसे आपकी ज़मीन की आइडेंटिटी आपके स्वामित्व कार्ड में होती है। तो देश में भूमि शासन के आधुनिकीकरण, आपदा प्रबंधन की सुदृढ़ता और नागरिकों को सुरक्षित भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है गांधीनगर गुजरात में। क्लियर है ना? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। PDF इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, MJT एजुकेशन के नाम से है। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा आप अरत्ताई चैनल भी ज्वाइन कीजिए। अरत्ताई चैनल पर आपको ऑनलाइनर अभी दिया जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉन्टेंट वहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए, कल मैंने आपसे पूछा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बनाए गए? तो कल्याण कुमार बनाए गए हैं। आशीष पांडे आप जानते हो UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए थे। इसके अलावा देश का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक, भारत का नहीं है ये, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक, इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में किया गया था। ठीक है, ये रूस ने लॉन्च किया था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इनमें से किस नाम से अपना सौर मिशन लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन है, बताइए आज का, कि इसरो ने किस नाम से अपना पहला सौर मिशन, अपना रिसेंटली सौर मिशन लॉन्च किया है। भारत में मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।